महुआ के आंखों से ओझल होते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने काकी से कहा, मैं यह नहीं चाहती थी कि काकी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। काकी ने राधिका की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जानती हूँ राधिका, कोई भी अपने बच्चे से काम नहीं करवाना चाहता है, लेकिन मजबूरी हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देती है। तुम चिंता मत करो, बस विवेक की अच्छी तरह से सेवा करो ताकि वह जल्दी से स्वस्थ हो जाए। विवेक का जिक्र आते ही महुआ को याद आया कि कहीं विवेक उठ ना गया हो। वह भागती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। हवेली का दृश्य। हवेली में सुबह सुबह शोरगुल मचा हुआ था। बिंदिया इधर उधर भाग रही थी और अग्रज के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। मालती अभी पता नहीं किस जल्दी में थी। सभी एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर जा रहे थे और आंगन में मोहिनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। स्कूल की वर्दी पहनकर मोहिनी गुस्से से मालती को डांट रही थी। कितनी बार कहा है काकी आपसे कि हमारी वर्दी ठीक से धुलाया करो, यह आपकी गलती है। अब जब तक हमारे कपड़े ठीक से साफ नहीं होंगे तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। अग्रज और बिंदिया मोहिनी को समझा समझा कर थक चुके थे और फिर अंत में बिंदिया को एक नया जुराब का जोड़ा मिल चुका था। उसने राहत की सांस ली। तब तक परिधि भी भागती हुई बिंदिया के कमरे में आई। उसने बिंदिया से कहा, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से आज उसे विद्यालय जाने में देर हो गई। इस मालती से इतनी बार कहा है कि उसकी वर्दी ठीक से धुलाया करे, लेकिन ध्यान नहीं रखती है। कल से इसकी वर्दी धोबिन को दिया करूँगी। देवर जी, आज ही आप शहर जाकर इसके लिए 3-4 जोड़े ले आइए। ज़्यादा जोड़े रहेंगे तो गंदे होने का सवाल भी कम रहेगा। और मैं आज ही धोबन को कह देती हूँ कि इसकी वर्दी ठीक से धोए। इस मालती से कोई काम ठीक से नहीं होता है। मालती पीछे खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने परिधि से कहा, हाँ हाँ भाभी जी, अब मैं बूढ़ी जो हो रही हूँ, आंखों से ठीक से दिखता नहीं ना, अब कैसे वर्दी साफ करूँगी। आप तो धोबन को ही दे दीजिए, वही ठीक रहेगा। वैसे भी बिटिया रानी के इतने नखरे हैं, बाप रे बाप। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए अग्रज को जुराबों का जोड़ा पकड़ाया और कहा, अब आप ही पहना दीजिए, हम पर तो बरस पड़ेंगी। अग्रज ने जुराबों का जोड़ा लिया और आगे की ओर बढ़े कि तभी मोहिनी ने चीखते हुए कहा, अब हमें स्कूल नहीं जाना है। अगर हम स्कूल समय पर नहीं पहुंच सकते तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। वहां पर अध्यापक और अध्यापिकाएं हमारा सबके सामने अपमान करेंगी कि हम इतनी लेट लतीफ़ क्यों आए हैं। हम सबको क्या कहेंगे पिताजी कि आपकी वजह से हमें देरी हुई है। और इतना कहकर मोहिनी दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई। अग्रज मुस्कुराकर मोहिनी के पास गए और उन्होंने प्यार से उसके पैर में जुराबें पहनाते हुए कहा, अच्छा बाबा, आज माफ़ कर दो। आज ही शहर जाकर हम आपके लिए दर्जी से 2-3 वर्दियाँ सिलवा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आज माफ़ कर दीजिए। और देखिए ना, कल तो वैसे भी आपकी छुट्टी है। मोहिनी ने चमकती हुई आंखों से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ, यह तो हम भूल ही गए, कल तो हमारी छुट्टी है। ठीक है पिताजी, फिर वादा करिए, कल आप हमारे साथ घुड़सवारी पर ज़रूर चलेंगे। घुड़सवारी का नाम सुनकर बिंदिया ने दूर खड़े हुए मोहिनी से कहा, नहीं मोहिनी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप अभी बहुत छोटी हैं, हमें डर लगता है कहीं आप अपने आप को चोट ना लगा लें। मोहिनी ने गुस्से से अपनी माँ को घूरते हुए कहा, हम आपकी तरह नहीं हैं माँ, हम अपने पिताजी की तरह हैं, हमें सब कुछ सीखना है। अभी तो आप हमें घुड़सवारी के लिए मना कर रही हैं, कल हम पिताजी से मोटर चलाना भी सीखेंगे, तब भी आप यही कहेंगी। 15 साल की मोहिनी और बातें इतनी बड़ी बड़ी। असल में सबके लाड़ प्यार ने मोहिनी को थोड़ा जिद्दी बना दिया था। उसे जो चाहिए था वह उसी वक्त सामने होना चाहिए, वरना वह हंगामा मचाने लगती थी। सिर्फ बिंदिया और अग्रज ही मोहिनी के नखरे नहीं सहते थे, बल्कि परिधि और उनके पति महेंद्र भी मोहिनी को जान से ज़्यादा चाहते थे। और इस लाड़ प्यार की वजह से मोहिनी थोड़ी बिगड़ गई थी। हालांकि वह पढ़ने और बाकी चीज़ों में बहुत होशियार थी, लेकिन अपने बड़ों से किस तरह से बात करनी है, यह बात वह भूलती जा रही थी। खास तौर से बिंदिया से वह इस तरह से बात करती थी जैसे बिंदिया को कुछ आता ही ना हो।
सबके सामने वह यही कह देती थी कि आप चुप रहिए माँ, आपको कुछ नहीं पता। बिंदिया मुस्कुराकर चुप रह जाती थी, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द था वह वही जानती थी, क्योंकि आज मोहिनी जो कुछ भी है देखा जाए वह बिंदिया की वजह से ही है। बिंदिया ने माता जी की हर ज्यादती बर्दाश्त की और जैसे तैसे मोहिनी को पालकर बड़ा किया, लेकिन यही मोहिनी अपनी माँ का दर्द नहीं समझ रही थी और यह बात बिंदिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मोहिनी इतनी लाडली थी कि बिंदिया उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। खैर, समय का चक्कर अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। एक कोख से जन्मी दो कन्याएं, लेकिन दोनों के भाग्य में कितना फर्क था। मोहिनी तैयार होकर अपनी छाती गर्व से तान कर अपने पिता के साथ मोटर में बैठ गई थी विद्यालय जाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ महुआ काका का हाथ पकड़कर धूल मिट्टी कांटे और पत्थर भरी राहों पर पैदल चलकर अपनी जिंदगी की पहली कमाई करने जा रही थी। यही तो खेल होता है किस्मत का। अब देखते हैं कि मोहिनी और महुआ की किस्मत उन दोनों को आगे कहाँ ले जाएगी। हवेली का दृश्य। अग्रज ने मोहिनी को उसके विद्यालय छोड़ दिया था। मोहिनी खुशी खुशी अपनी कक्षा में चली गई थी और अग्रज उसे जाते हुए देख रहा था। हवेली वापस जाने से पहले अग्रज को याद आया कि उसे मोहिनी के लिए नई वर्दी सिलवानी है, और इसलिए वह शहर चला गया और वहां दर्जी को 3-4 वर्दी सिलने का ऑर्डर भी दे आया। अग्रज घर आ चुका था। बिंदिया अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। अग्रज अपने कमरे में आया और उसने बिंदिया से खुश होते हुए कहा, हम मोहिनी की वर्दी सिलने दे आए हैं, 2-3 दिन में दर्जी खुद ही घर भिजवा देंगे। वैसे आपको नहीं लगता है बिंदिया कि मोहिनी बिल्कुल हमारे ऊपर गई है? आपको पता है हम भी बचपन में इतने ही जिद्दी थे। अगर कोई भी काम सही तरीके से ना हो तो हमें बहुत गुस्सा आता था। अग्रज की बात सुनकर बिंदिया ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिस्तर पर वैसे ही बैठी रही। बिंदिया की चुप्पी देखकर अग्रज ने बिंदिया से कहा, आज चुप क्यों बैठी हुई है? क्या हुआ बिंदिया, कोई बात है क्या? बिंदिया ने धीरे से अग्रज की तरफ देखते हुए कहा, आप लड़के थे इसलिए आपकी जिद सबने बर्दाश्त की, लेकिन हमें मोहिनी की चिंता होती है कुंवर साहब। मोहिनी एक लड़की है और उसके लिए इतना जिद्दी होना ठीक नहीं। खैर, लड़की हो या लड़का, हम तो युवान को भी जिद्दी नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे जैसे मोहिनी बड़ी हो रही है वैसे वैसे कुछ ज़्यादा ही जिद्दी होती जा रही है। आपको उसे थोड़ा समझाना चाहिए, वह हमारी बात तो सुनती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर बात नहीं सुनती है तो कोई बात नहीं, वह तो हमारा आदर तक नहीं करती है। उसके मन में जब आता है तब वह किसी के भी सामने हमें भला बुरा कह देती है। कुंवर साहब, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मोहिनी को नहीं पता है कि हमने उन्हें कैसे पाला है। और इतना कहकर बिंदिया सिसकने लगी। कुंवर साहब बिंदिया के पास आए और उसको गले लगाते हुए कहने लगे, आप बस बिना मतलब की बातें सोचती रहती हैं। वह अभी बच्ची है बिंदिया, जैसे जैसे वह बड़ी होगी अपने आप समझदार होती जाएगी। आप इतना मत सोचा करिए, और कोई भी कुछ भी कहे, हम जानते हैं कि हमारी बिंदिया कितनी प्यारी है। क्या हम कभी आपसे कुछ भी कहते हैं क्या? हमने आपसे कभी कुछ गलत कहा है क्या? आप ही बताइए। बिंदिया ने अपनी पलकें उठाते हुए अग्रज की तरफ देखा और ना में सिर हिला दिया। अग्रज ने मुस्कुराते हुए बिंदिया की ठुड्डी पकड़ते हुए बिंदिया का चेहरा अपनी तरफ किया और उससे कहा, आज तो आप बिल्कुल बच्ची लग रही हैं, रोते हुए तो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। हमें तो लगा था कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और हम बूढ़े, लेकिन आपको देखकर तो लगता है कि आप अभी भी बिल्कुल बच्ची ही हैं। वही नाजुक सी 16 साल की बहुरानी जिन्हें हम डोली में बिठाकर लाए थे। अग्रज की बात सुनकर बिंदिया ने शर्माकर अपना मुंह नीचे कर लिया। अग्रज ने बिंदिया से कहा, अच्छा, आपसे एक बात करनी थी बिंदिया। मोहिनी का जन्मदिन आ रहा है और आप भी जानती हैं कि हर साल मोहिनी के जन्मदिन पर हम कोई बड़ा आयोजन करते हैं, और इस साल भी हम चाहते हैं कि मोहिनी के जन्मदिन पर हमारा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव को भी हम निमंत्रण भेजें।
हमारी मोहिनी 15 साल की हो जाएगी, आखिर उत्सव तो बनता ही है। बिंदिया ने अग्रज से कहा, क्या ज़रूरत है इतना दिखावा करने की? इससे अच्छा इन पैसों से हम किसी गरीब की मदद कर दें, किसी के भूखे पेट को खाना दें, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाएं, उससे हमें पुण्य मिलेगा। कुंवर साहब, आपके अमीर खानदान के रिश्तेदारों और मित्रों को खाना खिलाकर हमें क्या मिलेगा, जिनके पेट पहले से ही भरे हुए हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें यह सब दिखाकर हमें क्या हासिल होगा? हमें लगता है कि यह सब झूठी शान होती है। अगर आप सचमुच मोहिनी का जन्मदिन अच्छी तरह से मनाना चाहते हैं तो आपको उसके जन्मदिन पर दान करना चाहिए, गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ताकि वह हमारी मोहिनी को दुआएं देकर जाएं। बिंदिया की बात सुनकर अग्रज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है कि हम दान दक्षिणा नहीं करते हैं? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम इन सब में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जन्मदिवस के आयोजन में बुलाएंगे, ताकि वह भी हमारी बच्ची को आशीर्वाद दें। आप नहीं जानती हैं, वह दिन अभी भी हमें याद है, कितनी तेज बारिश हो रही थी और मालती ने नन्ही सी मोहिनी मेरी गोद में रख दी थी। उसकी वह प्यारी प्यारी आंखें, वह आज भी हमें याद है। देखिए ना, कितनी जल्दी हमारी मोहिनी 15 साल की हो जाएगी और देखते ही देखते यह 15 साल भी कब 20 साल में बदल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि जब तक हमारी मोहिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक हम उनका जन्मदिवस बहुत धूमधाम से मनाएं। और वैसे भी आपको नहीं पता है, आज रास्ते भर वह हमसे यही सब प्लानिंग करती आ रही थी कि पिताजी, इस बार आप हमारे जन्मदिवस पर क्या करेंगे? इस बार वह अपने जन्मदिवस पर अपने कक्षा के बच्चों को भी बुलाना चाहती हैं। अब बच्चे आएंगे तो उनके माता पिता भी आएंगे। अरे बाप रे बाप, बिंदिया, हमें तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बस 15 दिन ही तो शेष रह गए हैं, इतनी जल्दी जल्दी और इतने सारे इंतजाम। और ऐसा कहकर अग्रज कमरे से बाहर जाने लगे। बिंदिया हैरानी से अग्रज को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि वह मोहिनी का जन्मदिवस मनाना नहीं चाहती थी, लेकिन बिंदिया को इतनी शान शौकत दिखाना अच्छा नहीं लगता था। वह मोहिनी को ज़िंदगी में सरलता से जीना सिखाना चाहती थी, उसको सद्गुणी बनाना चाहती थी। लेकिन इसके विपरीत मोहिनी कुछ अलग ही बनती जा रही थी। बड़गांव का दृश्य। राधिका विवेक को देखने अंदर आ गई थी। विवेक अभी दवाई के हल्के नशे में था। उसने अपनी एक आंख खोलकर राधिका को देखा। राधिका ने तुरंत काकी के यहाँ से लाया हुआ हल्दी वाला दूध धीरे धीरे विवेक को पिलाया और फिर दोबारा दवा खिलाकर उसे सुला दिया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।